तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, क्या हर बार जिनके साथ कुछ होता है, क्या आप जानते हैं कि आखिर वो ही क्यों इन सब से जूझते हैं। शायद वो उस इंसान की तरह ही विचारधारा रखने वाले लोग होते हैं, या फिर वो जानबूझकर गलतियों को बढ़ावा देते हैं। पर जो भी है, वो बस अपने कर्म भोग रहे हैं, तभी तो कहानियां भी जन्म ले रही हैं। इसी तरह अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पर याद रखें, कहने को तो ये कहानियां सच्ची हैं, मगर हमारा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। हम तो बस आपका मनोरंजन करने हेतु ही कहानियां आप तक लाते हैं। तो अगर आप भी कोई कहानियां मेरी आवाज में सुनना पसंद करते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर भेजें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो जल्दी से अपने हेडफोन लगाए और शुरू हो जाए महेश के साथ। मेरा नाम सासी रंजन है और मैं लुधियाना में रहता हूँ और मुझे यहाँ रहते हुए 3 साल हो गए हैं। यहाँ रहना तो ठीक है, पर मेरे माता पिता को गांव की बड़ी याद आती थी। मेरा भी मन था वहां घूमने का, तो हम लोगों ने बिना देरी किए ट्रेन की टिकट करवा दी और मुझे 1 महीने की छुट्टी भी मिल गई। हम स्टेशन पहुंचे। 10:40 की ट्रेन थी, जो कि ठीक समय पर हमारे सामने थी। हम सब अंदर गए और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। 5 मिनट ही हुए थे, तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि गांव के रहन सहन में मैं बहुत अलग हूं। मैं वहां 1 महीना कैसे रहूंगा। मुझे तो अंधेरे में रहने की आदत भी नहीं है। कि तभी चाय चाय करते हुए आदमी की आवाज से मेरा ध्यान टूट गया और कब सफर में नींद लगी पता ही नहीं चला। और ठीक 2 दिन के बाद ही हम अपने स्टेशन पहुंच गए। बाहर आए तो देखा शाम हो चली थी। हमने जल्दी से गांव की बस पकड़ी और चल पड़े अपने गांव की ओर। बैठे बैठे ही मुझे नींद सी आने लगी और जब मेरी आंखें खुली तो टाइम देखा 12:45 हो गया है। तभी मेरा मन तंबाकू खाने का हुआ। आप मत खाइएगा, बड़ी बेकार की आदत है, एक बार लग जाए तो आसानी से छूटेगी नहीं। खैर, मैंने अपनी जेब से पुड़िया निकाली और रगड़कर मुंह में दबा ली। साथ ही बाहर देखता रहा। अंधेरे में कुछ झाड़ियां, दूर कहीं हल्की सी रोशनी, खाली मैदान देखने लगा। हम बस गांव पहुंचने वाले ही थे। मैंने तभी बगल वाली सीट से शीशा नीचे किया और तंबाकू थूक दिया। उसी वक्त मेरा ध्यान जमीन पर गया। चांद की हल्की सी रोशनी में मुझे जो दिखा, मैं हैरान था, क्योंकि बस की छत पर भी कोई आदमी नहीं बैठा था। तो ये परछाई जो मैंने देखी वो बिल्कुल इंसान की तरह कैसे दिख सकती थी। मैंने तुरंत ही अपना सर अंदर कर लिया और शीशा वापस बंद कर दिया और सोचने लगा कि पेड़ की परछाई होगी शायद। थोड़ी ही देर बाद बस रुकी तो हम सारे नीचे उतर गए और चलने लगे घर की ओर। मुझे बहुत तेज वॉशरूम लगी तो मैं थोड़ा हटकर चलने लगा। साथ ही मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बता दूं कि उसका घर हमारे घर से पहले पड़ता है। तो मैंने वॉशरूम करने से पहले ही घर वालों को कहा कि तुम जाओ, मैं अपने दोस्त के वहां ही सो जाऊंगा। मैं काफी दूर निकल चुका था, लगा कि यहाँ ही ठीक है, दूर दूर तक कोई नहीं था, यही वॉशरूम कर लेता हूँ, यहाँ से घर भी पास है। वॉशरूम करते समय मेरा ध्यान एक पेड़ के नीचे पड़ा। अंधेरा भी बहुत था, पर साफ पता चल रहा था कि वहां कोई तो बैठा है। वहां पर मैंने ध्यान से देखा तो कोई बूढ़ा प्रतीत हो रहा था। तभी मैंने आवाज लगाकर पूछ ही लिया। मैंने कहा, काका, यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को। काका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा जो भी होगा उसकी मर्जी। मैंने चैन लगाई और चुपचाप गांव की तरफ बढ़ने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे चलने के साथ साथ और 2 जोड़ी पैरों की आवाज भी आ रही है। मैंने पलट कर देखा तो पाया कि काका मुझसे काफी दूर हैं और मेरी ही तरफ आ रहे हैं। मैं चलता रहा तो आवाज बढ़ने लगी। ऐसा लगा कि कोई जल्दी जल्दी चल रहा है। मैं फिर पलटा तो देखा कि काका मेरे से कुछ ही दूरी पर है। मैं कुछ सोचता कि उससे पहले ही वो मेरे साथ साथ चलने लगे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं एकदम से रुक गया और वहीं खड़ा हो गया और वो इंसान भी वहीं पर खड़ा हो गया। उस पल में कुछ खास डरा नहीं। मुझे लगा शायद कोई जानकार है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है।
मैंने भी तुरंत अपना फोन निकाला और टॉर्च उसकी तरफ किया, तो मुझे उसका चेहरा कुछ समझ नहीं आया, मतलब कि साफ नहीं दिख रहा था। मैं धीरे धीरे टॉर्च लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा, तो वो भी धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगा। ये सिलसिला बस कुछ सेकंड ही चला कि तभी उसकी वो गुर्राने की आवाज सुनकर मैं रुक गया। वो आवाज खून को पूरी तरह जमा देने वाली थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस इतना जानता था कि ये कोई इंसान तो नहीं है। मैंने वहां से भागना ही ठीक समझा। मैं भागा, वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। तभी मेरा पैर एक बोतल पर पड़ा, जिसके कारण मैं अपना बैलेंस खोता हुआ जमीन पर जा गिरा। मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया। हाथ लगाया तो समझ आया कि इसमें से खून गिरना शुरू हो गया था, और वो आदमी ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार मुझे सिर्फ उसकी परछाई ही दिख रही थी, जो देखते ही देखते मेरे अंदर समा गई। मुझे नींद सी आने लगी और मैं वहीं बेहोश हो गया। दोस्तों, जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। इधर उधर देखा तो पाया मैं ठीक पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था। मैं उठा और सीधा घर चला गया। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था कि इन सब के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं कोई भी बात किसी को बताने के काबिल नहीं रहूंगा। अब ऐसा क्या था जो मुझ में था? वो जो भी था, वो मुझसे क्या चाहता था पता नहीं। उसके बाद से मैं रात को सोता तो सुबह को उस पेड़ के नीचे ही पाता। ऐसा मेरे साथ 3 या 4 बार हुआ। मैं आपको यह बयान नहीं कर सकता कि मैं कब उठकर वहां पहुंच जाता था। फिर मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, तो उस दिन से मैं अपने ही घर में सोने लगा था। ऐसे ही एक रात में करीबन 12 बजे उठा और उठकर सीधा बाहर जाने को हुआ तो मेरे दादाजी की नजर मुझ पर पड़ी। उनका कहना है कि उन्होंने मुझे आवाज भी दी थी, पर मैं तो किसी और के कब्जे में था। चलता रहा, दादाजी मेरे पीछे पीछे आते रहे। मैं चुपचाप उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। दादाजी ने मुझसे कहा कि तू यहां क्या कर रहा है, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वापस ले जाने लगे। मैं एकदम से रुका तो दादाजी ने जैसे ही मुझे देखा तो उनके पसीने ही छूट गए। वो मेरी आंखों में देख रहे थे, जो कि पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उन्होंने मेरा हाथ छोड़कर भागने की कोशिश करी तो मैंने उनका कॉलर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक मैं कुछ 10 सेकंड बाद ही बेहोश हो गया। पर दादाजी समझ चुके थे कि ये सही समय है मुझे घर ले जाने का। वो जैसे तैसे मुझे उठाकर घर ले गए और उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह होते ही वो किसी बाबा को लेकर घर पर आ चुके थे। उन्होंने मुझे जमीन पर बैठाया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। मैं उन मंत्रों के उच्चारण से चिढ़ रहा था, परेशान था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में पानी रखकर कुछ मंत्र पढ़कर मेरे मुंह पर मारा तो मैं बहुत जोर से चिल्लाया। आवाज कुछ ऐसी थी कि सब लोग मुझे बस देखते ही रह गए। पर बाबा लगातार अपना काम कर रहे थे, बोलते रहे कि तू जाएगा कि नहीं। मेरे अंदर से एक खौफनाक आवाज बाहर आई जो कुछ इस प्रकार की थी, नहीं जाऊंगा, मैं इसके अंदर ही रहूंगा। इसके बाद बाबा लगातार मंत्र बोलते रहे और मेरे सर पर हाथ रखकर बोलने लगे कि अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बाबा के हाथ में कुछ था जिसके कारण मेरे सर का दर्द बढ़ता जा रहा था कि तभी मेरे अंदर का वो शैतान बोल उठा, चला जाऊंगा, लेकिन मुझे 2 बोतल शराब और साथ में एक मुर्गा चढ़ाओ, मैं तभी जाऊंगा। बाबा ने कहा ठीक है, और उन्होंने घर वालों को लाने को कहा। तब जाकर मुझे उस शैतान ने छोड़ा। और जब मैं ठीक हुआ तो बाबा ने मुझे एक ताबीज भी दिया जिसे उतारने को मना किया था। उस दिन के बाद से मेरा पूरा महीना आराम से गुजरा और फिर हम वापस लुधियाना चले आए। पर एक बात आज भी है, और वो ये है कि वो प्रेत मुझे कभी कभी दिखता है पर मेरे पास नहीं आता। तो दोस्तों, रंजन ने खुद का ये किस्सा अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है। जब उन्होंने मेरे पास ये कहानी भेजी तो वो फोन से खींची हुई फोटो थी जो कि रंजन ने खुद लिखकर अपनी कहानी को बयां किया हुआ है। पर फिलहाल हम आगे चलते हैं। आगे शुभम वर्मा हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं अपनी भी कहानी सुनाऊं। आइए चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शुभम वर्मा है और ये किस्सा आज से लगभग 14 साल पहले का है। उस वक्त मेरी उम्र करीबन 15 साल की रही होगी
उन दिनों मैं और मेरा पूरा परिवार मेरी बुआ के घर लखनऊ में बहराइच बीच के एक छोटे से गांव में गए हुए थे। वहां मेरी बुआ की जेठानी के लड़के की शादी थी। दोस्तों, मेरी बुआ की जेठानी बहुत पहले ही मर चुकी थी, तो उनके लड़के को मेरी बुआ ने अपने बेटे की तरह ही रखा था। दोस्तों, एक शाम मैं और मेरी बुआ का लड़का अतुल और उसके कुछ 3-4 दोस्त उन्हीं के आम के बाग में गए हुए थे आम तोड़ने के लिए। हमने एक एक कर हर जगह देखा, पर हमें बड़े आम कहीं नहीं दिख रहे थे। यूं ही घूमते घूमते मेरी नजर बड़े आमों पर पड़ी, तो हमने सोचा क्यों ना इसी पेड़ से आम तोड़े जाएं। हमने देखा कि उस पेड़ के नीचे हल्का गहरा गड्ढा था, जैसे किसी को दफनाने के लिए मिट्टी निकाली गई हो। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि देखते ही देखते उस गड्ढे से एक सफेद रंग की साड़ी बाहर आ पड़ी, जिसे देखकर हम बहुत डर गए। आम तो दूर, हम किसी तरह बस वहां से अपनी जान बचाकर भागे। घर पहुंचने के बाद ये सब हमने अपनी बुआ को बताया, पर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। साथ ही दूसरे रिश्तेदारों को ये भी कहा कि ये बच्चे यूं ही डर गए होंगे, पर मैं जानता था, उनके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था कि कहीं ना कहीं बुआ कुछ जानती तो जरूर है। आखिर सच क्या है? खैर, शादी के ठीक एक दिन पहले की ही बात थी। उस रात सभी रिश्तेदार ज्यादातर छत पर ही लेटे थे, क्योंकि उन दिनों बिजली भी खास नहीं आती थी। शादी का माहौल था तो जनरेटर भी मंगवा रखा था। छत पर हम सब ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ सीडी प्लेयर में मूवी लगाई हुई थी। मूवी खत्म होने के बाद सब अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए, और फिर वो हुआ जिसने बड़ों से लेकर बूढ़ों तक सबको डरा दिया। लोग अक्सर आपस में बातें करते हैं, कहते हैं कि उस रात मेरी बुआ की जेठानी आई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने छत पर सो रहे लोगों में से किसी को भी नहीं बख्शा। किसी के पैर पकड़कर खींच दिए तो किसी को जोर की थप्पड़ मार दिया, किसी के सर के बाल नोचे तो किसी को बाग की तरफ बुलाने लगी, किसी को दीवार पर बैठी दिखाई दी तो किसी को पायल की आवाज सुनाई दी। उसी रात वो मुझे भी दिखाई दी थी, पर मैं अपनी माँ के पास सो रहा था। मैंने अपनी माँ को जगाया और धीरे से कहा कि माँ, वो औरत यहाँ घूम रही है और मुझे बुला रही है। उसी वक्त माँ ने मुझे ये कहकर सुला दिया कि ये गांव का इलाका है, यहाँ बाग में मोर बोलते रहते हैं, तू सो जा। लेकिन दोस्तों, असल बात तो तब सामने आई जब सुबह हर एक शख्स की जुबान पर पिछली रात का जिक्र था। कुछ लोग तो जो आसपास के गांव से आए थे वो सुबह ही वापस लौट गए, पर जो दूर से आए थे उनका क्या, उन्हें तो वहीं रहना था। लेकिन इतने लोगों के बीच बात आई गई सी लगी। शादी का माहौल था तो सभी उसमें बिजी हो गए। बहरहाल शादी बारात सब कुछ ठीक से हो गया, पर आखिर जो बात मुझे बाद में पता चली, आपको शायद उस पर यकीन आए या ना आए, पर बताना मेरा फर्ज है, जो कि ये है। कहना है कि वो औरत अपना श्रृंगार लेने आई थी, मतलब कि वो सुहागन मरी थी। साथ ही बेटे की शादी में रस्मों में जो सामान दिया जाता है वो लेने आई थी, और वो सब मेरी बुआ ने उसी रात पेड़ के नीचे रख दिया था, क्योंकि उसी आम के पेड़ के नीचे उन्हें दफनाया गया था। और एक बात यकीन मानो, ये सब बातें मेरे या हमारे परिवार और कुछ दोस्तों के साथ भी हो चुकी हैं, क्योंकि मैं गांव से हूं, यहाँ ऐसी बातें होती रहती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी शुभम वर्मा की कहानी। हालांकि कहानी में सब कुछ ठीक है, पर एक सवाल था मेरा, और शायद आपका भी हो सकता है, कि हिंदू धर्म के हिसाब से वो इंसान जो जलाया जाता है, पर ऐसा हुआ ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने शुभम से पूछा नहीं, पर वो शायद मैसेज देख नहीं रहे थे, पर उनकी जो भी कहानी रही होगी वो बात और है। पर मेरे पास कहानियां अभी और भी हैं। इसी बीच एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, जो गौतम के हिसाब से हकीकत है। दरअसल दोस्तों, गौतम जो कि हिमाचल के हैं, और यहाँ एक शाहपुर गांव पड़ता है जहां उनकी मौसी का घर है। वहां अक्सर उनका आना जाना लगा ही रहता है। रास्ते में एक पीपल का पेड़ है। माना जाता है कि कुछ बच्चों की उस पेड़ पर आत्माएं हैं, क्योंकि वहां के लोग बच्चों की मौत के बाद वही उन्हें आसपास गाड़ देते हैं। इसी वजह से वो थोड़ा हॉन्टेड प्लेस भी है। ठीक एक बार हमें किसी जरूरी काम से वहां जाना पड़ा। रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। हालांकि हमने वो पेड़ आसानी से पार तो कर लिया था, पर पार करते ही हमें पीछे से एक आवाज आई किसी के बुलाने की। हमने मुड़कर नहीं देखा तो अचानक एक सफेद चीज हमारे सामने आ गिरी।
हमारी नजर उस पर पड़ी तो वो कुछ कपड़े जैसा था। हमने डरते हुए पीछे देखा तो सच में एक आदमी पीछे खड़ा था जो करीबन 2 फुट जमीन के ऊपर था। हम तेजी से भागकर वहां से निकल गए। शुक्र था हम बच गए। पिताजी ने बाद में बताया कि वो एक छलावा था। तो दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा और सुनते हैं। इसके बाद हम अपनी आखिरी और लंबी कहानी से अंत करेंगे। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गुरमीत कटारिया है और ऐसा मेरा मानना है कि हमारा स्कूल भूतिया है, क्योंकि एक बार हमारे स्कूल में 15 अगस्त की प्रैक्टिस चल रही थी। उन दिनों बहुत से बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, मगर हम 3 दोस्त ही ऐसे थे जो खाली क्लास में बैठे थे। तभी अचानक क्लास के कोने की दीवार पर काले अक्षरों में हमें कुछ लिखा हुआ नजर आया। हम तीनों डर गए थे कि अभी तो वो दीवार साफ थी। उस पर लिखा था, हेलो, आई एम करण। ठीक उसी वक्त कुछ धुआं सा उठा जो कि एक इंसान की आकृति ले रहा था। हम जोर से चिल्लाए, पर स्कूल में म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि हमारी आवाज कहीं खो सी गई। देखते ही देखते वो साया हमारी ओर आने लगा और उस साये ने मेरे एक दोस्त को बड़ी जोर से थप्पड़ भी मारा और वो वहीं बेहोश हो गया। मगर मेरा दूसरा दोस्त पंडित जी का बेटा था और हमेशा अपने बैग में एक छोटी सी डिबिया में गंगा जल रखता था। उसने उसका जल निकालकर उस साये की तरफ फेंका कि तभी वो गायब हो गया। शुक्र था कि वो जल हमारे पास था, वरना शायद आज हम जिंदा ही नहीं होते। वैसे मैं बताना भूल गया हूं, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूं। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारी आखिरी कहानी का। आइए चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच्ची है। वैसे मेरा नाम स्वरूप है और ये बात पिछले साल गर्मियों की है। हालांकि ये सब मेरे साथ ही हुआ था, बाकी मेरे सारे दोस्त ठीक ही थे। दरअसल उन दिनों हमने घूमने का प्लान बनाया था। वैसे मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूं, तो हमने अलीबाग जाने का प्लान बनाया। हम लगभग 2.25 घंटे में वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम सभी ने खूब मजे किए और रात में शराब पीकर हॉरर फिल्म देख रहे थे। मुझे बराबर याद है, वो दिन पूर्णिमा की रात का था। हम सब ने खा पीकर मूवी देखी और फिर सोने की बारी आई। पर पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा दोस्त दीपक नींद में ही बोला कि भाई कुछ भी हो, दरवाजा मत खोलियो। हम सभी ने नींद में ही हाँ हाँ कहा और सोने लगे। मगर रात में करीबन 2:30 बजे हमारे रूम के बाहर से मुझे घुंघरू की छन छन सुनाई दी। आवाज बार बार आई तो मैंने डर के मारे या फिर नशे में हिम्मत करी और दरवाजा खोल दिया। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी कुछ होगा। मुझे लगा ये सब बातें ही होती हैं। पर मैंने जैसे तैसे दरवाजा खोला तो सामने सच में एक औरत दिखी जो कि पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। मैं गुस्से में उसे उल्टा सीधा बोल बैठा और मेरे बोलते ही वो भागकर मेरी तरफ आने लगी। क्या बताऊं आपको, मेरा सर ही घूम गया और मैं अच्छा हुआ उस कमरे के अंदर ही गिरा। मैं बेहोश हो चुका था। पर सवेरे जब मेरी आंख खुली तो सब घबराए हुए थे। फिर जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि इस मकान की मालकिन, जिसे उसके पति ने मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके यहीं दफना दिया था और इसके बाद से उसके पति को जेल भी हुई थी। लेकिन अच्छा हुआ कि तू अंदर की ओर गिरा और तू मजाक भी बहुत बनाता है ना, इसलिए तेरे साथ ये सब हुआ। दोस्तों, आप यकीन मानो, सच जानकर तो मैं बिल्कुल ही डर गया था और इसके बाद से आज तक कभी भी मैं उस दोस्त के घर नहीं गया। तो दोस्तों, देखा आपने, स्वरूप की हरकतों ने उसका सामना उस चीज से करवा दिया जिसे लोग सपने में देखने में भी डरते हैं। हालांकि हत्यारे को सजा तो मिल चुकी थी, पर हो ना हो स्वरूप का व्यवहार कुछ कुछ उस आदमी से मिलता जुलता होगा, तभी तो वो उसे दिखाई दी। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं होना। तो दोस्तों, कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं इंतजार करूंगा आपका अगली कहानियों में। याद रखें, आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।